SKP Online Classes. Subscribe for daily updates. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके एसकेपी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं नागरिक शास्त्र शिक्षण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये हमारा दूसरा यूनिट है और वीडियो का 5वां पार्ट है। इसकी जो भी बाकी के वीडियो हैं उसके प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र शिक्षण निम्न में से किस लक्ष्य और उद्देश्यों पर बल नहीं देता है? और ऑप्शन दिया है कि लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, नेतृत्व का विकास, राष्ट्रीय आय का विकास, विश्व नागरिकता की भावना का विकास। तो दोस्तों, जो हमारा नागरिक शास्त्र शिक्षण है वो लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास पर बल देता है। यानी कि भारत ने स्वयं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया है। नागरिकता राज्य में मनुष्य का स्थान है, क्योंकि राज्य समाज का स्थायी संस्था है, इसलिए नागरिकता को शिक्षा के आदर्श क्षेत्र से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। और दोस्तों, दूसरा है कि नेतृत्व का विकास। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग का विचार है कि लोकतंत्र सफलतापूर्वक तब तक नहीं कार्य कर सकता है जब तक कि उसका वर्ग किसी विशेष वर्ग को नहीं वरन समस्त लोगों को अपनी गतिविधियों का निर्वाह करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाए और इसके अनुशासन के साथ साथ नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाए। और दोस्तों, जो तीसरा ऑप्शन है कि राष्ट्रीय आय के विकास, तो नागरिक शास्त्र शिक्षण का राष्ट्रीय आय के विकास से कोई लेना देना नहीं है। और दोस्तों, जो चौथा है कि विश्व नागरिकता की भावना का विकास करना। दोस्तों, आधुनिक भारत में विश्व नागरिकता तथा भावात्मक एकता के विकास के लिए नागरिक शास्त्र शिक्षण प्रभावी कार्यक्रम की परम आवश्यकता है। तो हमारा ये भी सही हो जाएगा। तो चूँकि इसमें पूछा है कि लक्ष्य और उद्देश्य पर बल नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राष्ट्रीय आय के विकास पर बल नहीं देता है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य नहीं है। और ऑप्शन दिया है कि नागरिक गुणों के विकास के लिए व्यवहारिकता पर बल देना, स्थानीय शासन से परिचित कराना, सकल घरेलू उत्पाद में सहयोग करना और राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याओं से अवगत कराना। तो दोस्तों, जो हमारा माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का जो लक्ष्य नहीं है, जो उद्देश्य नहीं है, वो है कि सकल घरेलू उत्पाद में सहयोग करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सकल घरेलू उत्पाद में सहयोग करना। दोस्तों, बाकी ये जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि नागरिक गुणों के विकास के लिए व्यवहारिकता पर बल देना है, स्थानीय शासन से परिचित कराना भी है, और जो चौथा ऑप्शन है कि राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याओं से अवगत कराना, ये भी हमारा माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? और ऑप्शन दिया है कि भावात्मक एकता का विकास करना, राजनीतिक दलों एवं उनके कार्यक्रमों का ज्ञान देना, चौथा है कि छात्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को दृढ़ बनाना, चौथा है कि छात्रों को नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। तो दोस्तों, जो हमारा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य हैं वो हमारे सभी सही हो जाते हैं। यानी कि अगर एक और इसमें हम ऑप्शन नंबर 5 जोड़े तो हमारा सही हो जाएगा ऑल। ऑप्शन नंबर जो 5 होगा, यानी कि हमारे सभी प्रश्न, सभी कथन क्या इसमें सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन दिया है कि लक्ष्य विषय की वस्तु के चयन में अधिक सहायक नहीं होता है। और दूसरा कथन दिया है कि उद्देश्य विषय वस्तु के चयन में अधिक सहायक होता है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्य और उद्देश्य दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो लक्ष्य है वो लक्ष्य शिक्षा के मार्ग निर्देश है, ये संभावित उपलब्धि के ध्येय होते हैं। और जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य वे बिंदु होते हैं जो मार्ग निर्देशों में संभावित उपलब्धि को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, जो लक्ष्य होते हैं वो व्यापक होते हैं और उद्देश्य होते हैं वो संकीर्ण होते हैं, व्यापक नहीं होते हैं। दोस्तों, जो लक्ष्य है, लक्ष्य की प्राप्ति विद्यालय तथा शैक्षिक साधन, राज्य, समाज, परिवार, मीडिया आदि महत्वपूर्ण अदा करते हैं, जबकि उद्देश्यों की प्राप्ति में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, इसमें से जो पहला कथन है कि लक्ष्य विषय वस्तु के चयन में अधिक सहायक नहीं होते हैं, दोस्तों ये सही बात है। और दूसरा कथन दिया हुआ है कि उद्देश्य विषय वस्तु के चयन में अधिक सहायक होता है, दोस्तों बिल्कुल सही है। तो हमारा दोनों कथन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
नागरिक शास्त्र शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण के महत्व नहीं है। और ऑप्शन दिया है कि यह शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। दूसरा है कि यह शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। तीसरा है कि यह वास्तविक शिक्षण है जो नागरिक शास्त्र शिक्षण की सामान्य कला शिक्षण की जटिलताओं को बढ़ा देता है। और चौथा कथन है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण के दौरान सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग प्रशिक्षण काल के उपचारात्मक विधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और इसमें पूछा है कि सूक्ष्म शिक्षण का महत्व नहीं है। जो पहला कथन है ये शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में मदद करता है, दोस्तों बिल्कुल सही है। जो हमारा सूक्ष्म शिक्षण है यानी कि माइक्रो टीचिंग है वो नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि यह वास्तविक शिक्षण है जो नागरिक शास्त्र शिक्षण की सामान्य कला शिक्षण की जटिलताओं को बढ़ा देता है। दोस्तों ये जटिलताओं को बढ़ाता नहीं है बल्कि कम कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत हो जाएगा। और चौथा है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण के दौरान सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग प्रशिक्षण काल में उपचारात्मक विधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों ये भी हमारा सही है। तो चूंकि यहाँ पूछा है कि महत्व नहीं है, इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र शिक्षण का पाठ्य योजना के चरण का प्रतिपादन किसने किया था? और ऑप्शन दिया है कि रूसो ने, स्टेंज ने, पेस्टोल्जी ने और हर्बर्ट ने। तो दोस्तों नागरिक शास्त्र शिक्षण में जो पाठ्य योजना के पद यानी कि चरण का जो प्रतिपादन किए थे वो हर्बर्ट ने किए थे। इसको कहते हैं हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली। और जो उनके 5 पद हैं वो कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं कि पहला जो पद होता है वो प्रस्तावना होता है, दूसरा प्रस्तुतिकरण होता है, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण और 5वां प्रयोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट के पंचपदी प्रणाली में तीसरा पद कौन सा है? दोस्तों कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, तुलना, प्रयोग। तो दोस्तों हर्बर्ट के पंचपदी प्रणाली में जो पहला पद होता है वो प्रस्तावना होता है, दूसरा पद प्रस्तुतिकरण होता है, तीसरा पद तुलना होता है, चौथा पद सामान्यीकरण होता है और 5वां पद होता है प्रयोग। तो दोस्तों इसमें पूछा है तीसरा पद, तो तीसरा पद हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तुलना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रस्तावना कौशल के घटक नहीं है? और ऑप्शन दिया है कि प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, विचारों, प्रश्नों तथा कथनों में क्रमबद्धता हो, और तीसरा है कि प्रश्न मूल पाठ से अलग हो, चौथा है कि छात्रों को अभिप्रेरित करने वाले प्रश्न हो। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि प्रस्तावना कौशल के घटक नहीं है। तो अगर देखा जाए तो पहला कथन है कि प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, दोस्तों बिल्कुल होना चाहिए पूर्व ज्ञान से संबंधित। विचारों, प्रश्नों तथा कथनों में क्रमबद्धता हो, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। प्रश्न मूल पाठ से अलग हो, दोस्तों अगर हमारा जो प्रश्न है मूल पाठ से अलग हो जाएगा तो फिर हमको शिक्षण में बहुत दिक्कत होगा। यानी कि ये जो हमारा है ये प्रस्तावना कौशल का घटक नहीं है। और जो चौथा है कि छात्रों को अभिप्रेरित करने वाले प्रश्न हो, दोस्तों बिल्कुल होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नागरिक शास्त्र शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है? और ऑप्शन दिया है कि मूल्यांकन संपूर्ण विद्यालय की व्यवस्था की जांच करता है, मूल्यांकन परीक्षण प्रणाली में सुधार करता है, और तीसरा है कि मूल्यांकन शिक्षण पद्धतियों की सफलता का पता लगाता है, और चौथा है मूल्यांकन निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण पर बल देता है। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन नागरिक शास्त्र शिक्षण में मूल्यांकन के उद्देश्य है? तो दोस्तों मूल्यांकन के उद्देश्य हमारे सभी हो जाते हैं। इसमें एक और उत्तर जोड़ लिया जाए आल, तो हमारे चारों उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र शिक्षण में संशोधन कक्ष की क्यों आवश्यकता है? और ऑप्शन दिया है कि विषय के प्रभावी तथा कुशल शिक्षण के लिए, दूसरा है कि विशेष कक्ष में उपकरणों को बनाने तथा उपयुक्त प्रयोग के अवसर और सुविधा उपलब्ध होती है, तीसरा है कि ज्ञानार्जन तथा जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए उपयुक्त सभी। तो दोस्तों नागरिक शास्त्र शिक्षण में संशोधन कक्ष की जो आवश्यकता है वो हमारे तीनों कथन सही पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ्य वस्तु, समय एवं शिक्षण की जटिलता के संदर्भ में संक्षिप्तीकरण शिक्षक विधि है, यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है कि डी एलन, बी एम शोर, आर एन बुश, एल सी सिंह। तो दोस्तों यह जो कथन है वो डी एलन का कथन है, और जो सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने जाते हैं वो डी एलन ही माने जाते हैं। अगला प्रश्न है,
सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है जिसमें समय, छात्र संख्या तथा शिक्षण क्रियाओं की मात्रा न्यून कर दी जाती है। यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है कि डी एलन, बी एम शोर, आर एन बुश, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यह जो कथन है वो बी एम शोर का कथन है, जिसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी एम शोर। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में कितने पद या सोपान होता है? और ऑप्शन दिया है कि 15, 10, 8, 5। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में जो कुल पद या सोपान होते हैं वो हो जाते हैं 10। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 10। और जो 10 सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के पद हैं वो कुछ इस प्रकार हो जाते हैं कि पहला पद होता है अभिविन्यास, दूसरा पद होता है शिक्षण कौशलों की चर्चा, तीसरा पद होता है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, चौथा होता है कि पाठ निरीक्षण एवं समालोचना, पांचवा होता है सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना, छठा होता है शिक्षण सत्र, सातवां होता है पृष्ठपोषण, आठवां होता है पुनर्योजना रिप्लान, नौवां होता है पुनः शिक्षण यानी कि रीटीचिंग, और 10वां हो जाता है पुनः पृष्ठपोषण यानी कि रीफीडबैक। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण सत्र की अवधि कितनी होती है? और ऑप्शन दिया है कि 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट और 12 मिनट। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण में जो शिक्षण सत्र की अवधि होती है वो 6 मिनट की होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नागरिक शास्त्र शिक्षण के ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं? और ऑप्शन दिया है कि परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान कराना, विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान कराना, नियमों और सामान्यीकरण का ज्ञान देना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। यानी कि नागरिक शास्त्र शिक्षण के जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं वो परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान कराना भी होता है, विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान देना भी होता है, नियमों और सामान्यीकरण का ज्ञान देना भी होता है। अगला प्रश्न है, सभी शिक्षकों को किसी भी प्रकार का पाठ योजना अवश्य कर लेना चाहिए क्योंकि इनमें करने के लिए कुछ निश्चित कार्य हैं जो अच्छे शिक्षण में अपरिहार्य है। यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है कि बी एस ब्लूम, पोकन तथा सिम्पसन, लेंडर, गेट्स। तो दोस्तों यह जो कथन है वो पोकन तथा सिम्पसन का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नागरिक शास्त्र शिक्षण में पाठ योजना के महत्व नहीं है? और ऑप्शन दिया है कि समय और शक्ति की बचत होती है पाठ योजना बनाने से। दोस्तों पाठ योजना के बहुत ही महत्व है और दोस्तों हमको पाठ योजना बनाना ही चाहिए जब भी हम शिक्षण करने के लिए जाएं। और इसका महत्व पूछा है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण में क्या महत्व है, तो पहला कथन है, पहला ऑप्शन है कि समय और शक्ति की बचत होती है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, इसमें हम पहले ही हर चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि हमको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो इसमें हमें समय और शक्ति की बचत होती है। और दूसरा है कि पाठ्यक्रम आसानी से पूर्ण होना असंभव है। दोस्तों जब हम पाठ्य योजना बना लेते हैं तो जो हमारा पाठ्यक्रम है वो आसानी से पूर्ण हो जाता है। तो चूँकि यहाँ पे दिया है असंभव है, तो असंभव नहीं दोस्तों, पाठ्य योजना आसानी से पूर्ण होना संभव हो जाता है। और तीसरा है कि सजीव एवं सरस वातावरण तैयार करने में सहायक। दोस्तों ये बिल्कुल सही होता है, हम उसके हिसाब से अपने TLM तैयार कर लेते हैं कि ये चीज़ हमको बना लेंगे तो बच्चों को शिक्षण में आसानी से सहायक रहेगा। और चौथा है गृह कार्य को प्रोत्साहन करना। दोस्तों इसमें हम गृह कार्य को पहले डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चों को कैसे देना है, क्या देना है, तो गृह कार्य को भी प्रोत्साहित करता है। तो चूँकि दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि शिक्षण नागरिक शास्त्र शिक्षण में पाठ्य योजना का महत्व नहीं है, तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 2 है कि पाठ्यक्रम आसानी से पूर्ण होना असंभव है, ये हमारा महत्व नहीं है। दोस्तों इसमें पाठ्यक्रम आसानी से पूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र शिक्षण में भावात्मक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? और ऑप्शन दिया है कि 3, 5, 4, 6। तो दोस्तों नागरिक शास्त्र शिक्षण में भावात्मक उद्देश्यों को 5 वर्गों में बांटा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र अध्यापक के लिए पाठ्य योजना क्यों आवश्यक है? और ऑप्शन दिया है कि पाठ को भली भांति समझने के लिए, अध्यापक के चिंतन में निश्चितता और नियमितता लाने के लिए, तीसरा है कि नए पाठ का पूर्व पाठ से उचित संबंध स्थापित करने के लिए, और चौथा उपयोगी सभी। तो दोस्तों नागरिक शास्त्र शिक्षक के लिए पाठ्य योजना आवश्यक है कि वो भली भांति पाठ्य योजना बनाएगा तो भली भांति पाठ को समझ लेगा, फिर से अध्यापक के चिंतन में निश्चितता और नियमितता लाएगा, और नए पाठ का पूर्व पाठ के साथ उचित संबंध भी हम आसानी से बना सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है,
किसने नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी के नागरिक चरित्र उत्पन्न करना बताया है? और ऑप्शन दिया है कि बी एस ब्लूम, प्रोफेसर वाइनिंग, थ्रीग, कोहलर। दोस्तों, जो हमारे प्रोफेसर बाइनिंग है उन्होंने कहा था कि नागरिक शास्त्र शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी के नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, हमारा आखिरी प्रश्न था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों, आपका कमेंट हमको वीडियो बनाने में बहुत ही मोटिवेशन प्रदान करता है। और दोस्तों, बहुत ही जल्द इस पर हम यूपी टेट सी टेट का भी कुछ शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन सीरीज। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।